वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया, लेकिन हम थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था, जिसमें ये वाला पार्ट है यूटरस, एक ये ओवरी है, दोनों तरफ ओवरीज पाई जाती हैं। फीमेल के पास कितनी ओवरीज होती हैं? दो ठो। जिस प्रकार मेल के पास दो टेस्टिस स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती थी, यानी कि एब्डोमिन से बाहर पाई जाती थी, उसी प्रकार से फीमेल में दो ओवरीज पाई जाती हैं। फीमेल के पास कितनी ओवरीज पाई जाती हैं? दो ओवरीज पाई जाती हैं, जो ईच साइड होती हैं। किसके? यूट्रस के ईच साइड होती हैं। उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती थी, जो किसको रिसीव करती थी? जो रिसीव करती थी एग सेल को। ये किसको रिसीव करती थी? एग सेल को। इस ट्यूब को हम बोलते थे फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या बोलते थे? फैलोपियन ट्यूब। ये भी दो होती हैं ईच साइड ऑफ यूट्रस। तो होता है ये है कि एक रिलीज होता है एक मंथ में, और ये जाके फैलोपियन ट्यूब में रुकता है। अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जाके कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा? ये यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगा, उससे क्या बनेगा? उससे एक फुली डेवलप फीटस यानी कि चाइल्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। टूटकर क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी, धीरे धीरे वेजाइना से होके बाहर निकलेगी, और ये प्रोसेस लगभग 2 से 8 दिन तक होती है। कितने दिन तक? टूट टूट कर बाहर निकलने की प्रोसेस 2 से 8 दिनों तक हो सकती है। इसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। तो ये तो पिछले लेक्चर का था, जो मैं थोड़ी देर में रिवाइज करा दिया। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि इन सभी का नोट्स बनाएंगे कि ओवरीज क्या करती हैं, इनके बारे में लिख लेंगे। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। चलिए मिटाते हूं, मिटा दूं। अब आप टॉपिक डाल सकते हैं ओवरीज। ओवरीज क्या होती हैं, ओवरीज कितनी होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में लिखते हैं। ओवरीज टू इन नंबर, टू इन नंबर, ये कितनी होती हैं? नंबर प्रेजेंट ईच साइड ऑफ यूटरस। यूटरस के दोनों तरफ पाई जाती हैं। ठीक है। रिलीज, रिलीज क्या रिलीज करती हैं? एग सेल, एग सेल एक सेकेंड, कंटेन एग सेल। जो ओवरीज होती हैं उनमें बहुत सारे मिलियंस में एग सेल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फीमेल का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे एग सेल डिजेनरेट यानी कि क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, या उनका क्या हो जाता है? वो इस लायक नहीं रहते हैं कि आगे उनको भेजा जा सके। उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो कंटेन एग सेल, ओवरी क्या करती है? कंटेन एग सेल्स आफ्टर बर्थ ऑफ फीमेल, आफ्टर birth of female ovaries have thousand of फीमेल गैमेट, यानी कि एक सेल ही फीमेल इमेच्योर, 1000 ऑफ इमेच्योर, क्योंकि इमेच्योर होता है, अभी अभी बर्थ हुआ है। अभी अभी फीमेल का क्या हुआ है? बर्थ ही हुआ है। देखिए, जो एग सेल होता है ये फीमेल के कब होता है? ये उनके एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि वो अपने माँ के गर्भ में होती हैं, तब ही उनके अंदर उनके ओवरीज में फीमेल गैमीट पाया जाता है। लेकिन ये मैच्योर नहीं होता है। जब इनका बर्थ होता है, जब कोई फीमेल जन्म लेती है, तब भी उसके ओवरीज में 1000, बहुत सारे हजारों की मात्रा में फीमेल गैमिट यानी कि एक सेल पाया जाता है। वो इमेच्योर होता है। वो मैच्योर होगा प्यूबर्टी में। क्यों मैच्योर होगा? क्योंकि प्यूबर्टी में बहुत सारे हार्मोनल सिक्रीशंस हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, जिसके कारण इनका मैच्योरेशन होता है। और मैच्योर होके एक एक महीने में एक एक ओवरीज से एक फीमेल गैमिट निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा रिसीव किया जाएगा। तो वही मैं लिख रहा हूं इमेच्योर
आफ्टर बर्थ फीमेल ओवरीज हैव थाउजेंड ऑफ इमेच्योर cells, egg cells, egg cells. These cells become mature. These cells become mature as female. These cells become mature as female फीमेल फीमेल क्या करती है? अटेंड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पर जैसे ही आती है ये धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं और एक एक करके एक एक ओवरी से जाते हैं। उसके बाद इन ईच मंथ alternate ovary release one egg cell। इसका मतलब ये हुआ कि एक महीने में ऑल्टरनेट, मान लीजिए जनवरी में राइट ओवरी से एक एग सेल रिलीज हुआ तो फेब्रुवरी में लेफ्ट ओवरी से एक क्या रिलीज होगा? एग सेल रिलीज होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे ही एक एक महीने ऑल्टरनेट करके कभी इससे कभी इससे कभी इससे, और एक महीने में कितने एग सेल रिलीज किए जाते हैं? नॉर्मली एक, कभी कभी दो भी रिलीज हो जाते हैं, वो हमेशा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली एक एग सेल रिलीज किया जाता है एक ओवरी के द्वारा एक ही एग सेल रिलीज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद ओवरीज ऑल्सो सीक्रेट these also secrete hormone like estrogen, और ये क्या करता है? हेल्प इन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि जो ओवरीज होती हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती हैं। ये हमने कहां पढ़ रखा है? ये हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो ओवरीज जो होती हैं वो एक सेल तो रिलीज करती हैं, साथ ही साथ वो एस्ट्रोजन को रिलीज करती हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है? वो सेक्सुअल मैच्योरेशन में हेल्प करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी लाने में हेल्प करता है, और बॉडी के डेवलपमेंट में, जैसे ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में, फीमेल बॉडी के और भी डेवलपमेंट्स में, ट्यूब्स के, वेजाइना के, इन सभी डेवलपमेंट्स में मदद करता है, यूट्रस के, इन सभी के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो ओवरी क्या होता है? ओवरी जो दो पाई जाती हैं ईच साइड ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस के दोनों तरफ पाई जाती हैं। उसके बाद कंटेन एग सेल, इनमें एग सेल होता है बिफोर बर्थ, कंटेन एग सेल बिफोर बर्थ। और क्या होता है? आफ्टर बर्थ फीमेल ओवरीज हैव थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग सेल्स, यानी कि ये पहले से होती हैं और ये इमेच्योर होती हैं। जैसे ही दिस सेल बिकम मैच्योर, ये क्या होती है? मैच्योर होती हैं। कब? जैसे ही कोई फीमेल अटेंड करती है प्यूबर्टी को। और प्यूबर्टी में क्या होता है? ईच मंथ ऑल्टरनेट ओवरी रिलीज वन एग सेल, यानी कि एक एग सेल रिलीज किया जाता है। चलिए यहां तक लिख चुके होंगे, लिख लीजिए आराम से। मिटा दूं? कोई भी डाउट हो आराम से पूछिए, डाउट मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। अब देखिए, एग सेल रिलीज कर दिया जा चुका है, एग सेल रिलीज कर दिया जा चुका है, और एग सेल रिलीज कर दिया जा चुका है। तो एग सेल देखिए, ये ओवरी होती है, ये ओवरी, और यहां से क्या होता है? ऐसे ऐसे फैलोपियन ट्यूब होता था। अब ये एग सेल कहां जाएगी? फैलोपियन ट्यूब में। कहां जाएगी? फैलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार डायग्राम देख लीजिए जो कि आपने बना रखा है, उसमें से देख सकते हैं। इफ सेक्सुअल intercourse take place at time of egg releasing,
releasing, then then a huge possibility of fertilization is there, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, कब हो रही है? एट द टाइम ऑफ एग रिलीजिंग, यानी कि एग रिलीज हुआ है और उसी समय सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, देन अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज देयर, यानी कि फर्टिलाइजेशन की बहुत बड़ी संभावना वहां पे है। ऐसा नहीं है कि 100% हो ही जाएगी, 100% नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, ह्यूज पॉसिबिलिटी। तो होगा इफ fertilization टेक प्लेस, तो क्या होगा? ये रहा स्पर्म, जैसा जैसा डायग्राम बना रहा हूं, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? ये स्पर्म है, साथ में ये है ओवम, ये क्या है? सॉरी, सेकेंडरी oocyte या एग सेल, अभी के लिए आप एग सेल ही बोलिए। सेकेंडरी oocyte हम अगले क्या किसमें अपने अगले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, क्लास 11-12 में। ये है स्पर्म, ये है एग सेल। ये जब दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा तो ये फ्यूज कर जाएंगे, ये फ्यूज कर जाएंगे, इसका जो न्यूक्लियस है इसके पास आ जाएगा, यानी कि ये जो है, अब इसको हम बोलते हैं ओवम। ओवम किस में डेवलप करेगा? ओवम जाइगोट में डेवलप कर जाएगा। ओवम किस में डेवलप करेगा? जाइगोट में। ये क्या है? जाइगोट। जाइगोट में खूब सारा सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन। खूब सारा सेल डिवीजन होके इसमें बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। हालांकि इसका साइज तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसके सेल डिवीजन बहुत सारे हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो क्या होगा? स्पर्म जाके ओवम से, सॉरी, सेकेंडरी oocyte से एक सेल से फ्यूज कर जाएगी, और फ्यूज करना यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि अब जो एम्ब्रियो बनेगा उसको इम्प्लांट कराना होगा। किसमें इम्प्लांट कराना होगा? किसमें इम्प्लांट कराना होगा? यूट्रस में। किसमें? यूट्रस में इम्प्लांट कराना होगा, ताकि उसका फर्दर, उसका आगे क्या हो सके? डेवलप हो सके, विकास हो सके, और एक बेबी का निर्माण हो सके। ठीक है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स उसी समय हुआ जब एक सेल रिलीज हुई है, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज देयर, यानी कि वहां पे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर होती है, इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? स्पर्म ओवम एग सेल से मिलेगी, और एग सेल से मिलना यानी कि क्या हो जाएगा? ये ओवम बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम बनता है, ओवम से जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट बनता है। तो अब ये एम्ब्रियो नीड टू इम्प्लांट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सेकंड मुझे देख लेने दीजिए, ये टेक्स्ट आपको दिख पा रहा है कि नहीं पा रहा है? अब इस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होना जरूरी है फॉर डेवलपमेंट, फॉर फर्दर डेवलपमेंट। हाँ, दिख रहा है, यहां तक तो दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे यहां तक नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मैं इसके आगे बताऊं। ये जो एम्ब्रियो है, अब ये इम्प्लांटेशन इसका किया जाएगा किसमें? यूट्रस में। मिटा दूं? चलो मिटा दो। हम जान चुके हैं कि एम्ब्रियो अब बन गया है, और एम्ब्रियो का क्या करना है? एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना है। नाउ एम्ब्रियो हैज फॉर्म्ड, नाउ एम्ब्रियो हैज फॉर्म्ड and need to be implanted in uterus। किसमें? यूट्रस को, यूट्रस में, गर्भ में। किसमें? गर्भ में। अब एम्ब्रियो बन चुका है, फॉर्म्ड हो चुका है, और ये जरूर इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इम्प्लांट करना होगा। इम्प्लांट यानी कि जाके उससे चिपक जाना। तो यूट्रस को क्या क्या
तैयारियां करने पड़ेगी। यूट्रस प्रिपेयर itself for this situation and proliferate its inner lining, proliferate its inner lining, endometrium with huge blood supply। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ओवरी तो एग रिलीज कर देती है, यूटरस का क्या कर्तव्य बनता है, यूटरस क्या करता है, यूटरस अपने अंदर वाली लाइनिंग को, यानी कि ये है जो यूटरस की अंदर वाली जो लाइनिंग है, यहां से तो क्या निकलता है, यहां से दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब निकलती है, ये है यूटरस, ये क्या है यूटरस। तो यूटरस अपने अंदर वाली लाइनिंग में खूब सारा प्रोलिफरेशन कराएगा, और यहाँ पे खूब सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे बन जाएंगे, यहाँ पे खूब सारे ब्लड वेसल्स बन जाएंगे, खूब सारे ब्लड वेसल्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ब्लड वेसल्स। हर महीने यूट्रस ऐसा तैयारी करती है, क्योंकि यूट्रस को थोड़ी पता है कि कब फर्टिलाइजेशन हो जाए। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो तैयारी तो है कि कोई बेबी अगर एम्ब्रियो आ रहा है तो उसमें इम्प्लांट कर दिया जाए और उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाए। ऐसा तो नहीं किया जा सकता है कि एम्ब्रियो आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, हो सकता है कि एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो सकता है कि एम्ब्रियो आए और सीधा बाहर ही चला जाए। तो यूट्रस हमेशा ये तैयारी रखती है कि अगर एम्ब्रियो आ रहा है तो वो इम्बेड हो जाए, हमारे अंदर आके चिपक जाए, और चिपक कर वहां से ब्लड से क्या लेने लगे, ग्लूकोज, ऑक्सीजन या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वहां से वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। ऐसा क्यों करती है, ऐसा ओवरी क्यों करती है, सो दैट कमिंग एम्ब्रियो कैन रिसीव nutrients and oxygen from endometrium। एंडोमेट्रियम क्या होती है, ये यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग होती है, यूट्रस ऐसा क्यों करती है, क्योंकि यहां पे एम्ब्रियो आ सके, और जैसे ही एम्ब्रियो आए तो वो क्या रिसीव करना शुरू कर दे, न्यूट्रिएंट्स को एंड ऑक्सीजन को रिसीव करना शुरू कर दे, और ताकि उसका क्या हो सके, ताकि उसका डेवलप हो सके, ताकि वो क्या कर सके, डेवलप कर सके। फॉर एम्ब्रियोज डेवलपमेंट। ऐसा क्यों होता है, ताकि एम्ब्रियो डेवलप कर सके, और डेवलप करके क्या बनाएगा, बेबी बनाएगा, वो तो बाद का बात है। तो यूट्रस क्या अपना प्रोलिफरेशन कर रहा है, बहुत सारी तैयारियां कर रहा है, और इसके बाद क्या होगा, यहां से होते हुए एम्ब्रियो आएगा, और यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। तो पहले इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कीजिए, डायग्राम को मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। यहां से ये रही क्या, फैलोपियन ट्यूब, और यहां से क्या रहा है, यहां से मान लीजिए यहाँ पे 4 सेल है, यहाँ पे 8 सेल है, ऐसे ही करते करते ये एम्ब्रियो है, ये क्या है, एम्ब्रियो। चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये यूट्रस है और ये फैलोपियन ट्यूब है। मैंने 4 सेल इसलिए बोला है कि ये जो जाइगोट है, ये बाद में और खूब सारा डिवीजन करता है, ऐसे इसमें खूब सारे डिवीजन होते रहते हैं, कभी 4 सेल बनता है, कभी 8 सेल बनता है। तो यहाँ पे 4 सेल है, 8 सेल है, उसके बाद 16 सेल है, उसके बाद 32 सेल है, जो आके इम्बेडेड हो जाएगा, जो इसके अंदर आके इम्प्लांट हो जाएगा। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, फैलोपियन ट्यूब, पॉज कीजिए और ड्रॉ कर लीजिए।
यानी कि अब इम्प्लांटेशन हो चुका है, अब उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। इम्प्लांटेशन हो चुका है, अब उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। मिटा दूं, मिटा दूं, चलिए मिटाता हूं। एकदम कहानी की तरह समझिए, कोई टेंशन नहीं है। नाउ नाउ इम्प्लांटेशन हैज टेकन प्लेस, यानी कि इम्प्लांटेशन अब हो चुका है। इम्प्लांटेशन अब हो चुका है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन को आप बोल सकते हैं embedded sorry embedded embedded embryo इन एंडोमेट्रियम। जब ये एम्ब्रियो है, जब एंडोमेट्रियम में अंदर चला जाता है, उससे अंदर चिपक जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यहां तक हम समझ चुके हैं। ठीक है, यहां तक हम समझ चुके हैं। लेकिन मान लीजिए अगर अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि अब ये जो वुमेन है, अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, प्रेगनेंसी हैज कंसीव्ड। दिस सिचुएशन refer as women has conceived a baby, यानी कि इसको प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। आप इसको प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन को नहीं बोलेंगे। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक उसको प्रेगनेंसी नहीं कंसीडर किया जाएगा, जब तक इम्प्लांटेशन हो नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या है? ये प्रेगनेंसी को रेफर करती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो, या किसी के कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो हम यहाँ पे एक केस लेते हैं कि अगर किसी भी कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, किसी भी कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ इम्प्लांटेशन हैज टेकन प्लेस, यानी कि इम्प्लांटेशन हो चुका है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जब एम्ब्रियो इंबेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम क्या होती है? इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये क्या होती है? इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। इनर, हालांकि मैं लिख चुका हूं, मुझे लग रहा है कि मैं लिख चुका हूं, इसको मिटा दीजिए। एंडोमेट्रियम क्या होती है? एंडोमेट्रियम होती है इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है। अच्छा, ये जो सिचुएशन है, यानी कि एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट हो गया है, तो ये सिचुएशन कहलाती है प्रेगनेंसी। मिटा दूं, चलिए मिटाता हूं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन क्या है? मेंस्ट्रुएशन। इफ फर्टिलाइजेशन not occur by एनी रीजन, कोई भी रीजन हो, हमको उसे कोई मतलब, यानी कि किसी भी कारणवश फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो यूट्रस को थोड़ी मालूम है कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ है, वो तो अपनी तैयारी करके रखता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा? यूट्रस धीरे धीरे टूटना शुरू होगा, धीरे धीरे उसकी अंदर वाली लाइनिंग टूटना शुरू होगी, धीरे धीरे उसकी अंदर वाली एंडोमेट्रियम टूटना शुरू होगी, और क्या होगी? धीरे धीरे वो सर्विक्स से होते हुए, वेजाइना से होते हुए बाहर निकलना शुरू होगी। और हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियम में बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी थी, तो ब्लड वेसल्स टूटेंगी तो उनमें से क्या निकलेंगे? ब्लड भी निकलेगा, टिश्यू भी निकलेंगे, ब्लड भी निकलेगा। ठीक है, उसके साथ म्यूकस भी निकलेगा। क्योंकि म्यूकस किस लिए होता है? म्यूकस इसलिए होता है कि यूट्रस की सुरक्षा कर सके, बहुत सारे किससे? बैक्टीरिया से, बहुत सारी चीजों से सुरक्षा कर सके। तो क्या होगा?
इस समय यूट्रस में जो लाइनिंग बनी है उनका अब आवश्यकता नहीं है। सो देयर इज नो नीड ऑफ एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम, इसको ठीक से लिखिए। देयर इज नो नीड ऑफ प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम, यानी कि जो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हुआ है, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेट का वैसे तो मतलब होता है एक सेल दो सेल बनना, एक से दो सेल बनना, दो से चार सेल बनना, बहुत सारी सेल्स बनना। तो एंडोमेट्रियम में भी तो वही हो रहा है, ताकि उसके सेल्स बढ़ रहे हैं और टिश्यूज भी बढ़ रहा है। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करके ऐसा हो जाता है, उसमें विलाई लाइक स्ट्रक्चर, विलाई कहाँ पाए जाते हैं? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें भी विलाई लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम and this endometrium shed off कितने दिनों तक होता है? 2 से लेकर, एनसीईआरटी बोलती है 8 दिन तक हो सकता है, 2 से लेकर 8 दिन तक हो सकता है। एंड shed off दिस प्रोसेस एक सेकेंड, जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी वो अपने साथ क्या क्या बाहर ले आ रही है? वो अपने साथ ये एंडोमेट्रियम है, ये है सर्विक्स, ये है वेजाइना, ये अपने साथ म्यूकस, ब्लड और टिश्यूज ले आ रही है। सो ब्लड प्लस एंडोमेट्रियल टिश्यू प्लस म्यूकस will come out from cervix vagina, cervix and vagina। असल में इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ये एग्जैक्ट मेंस्ट्रुएशन है। ये कितने दिनों तक होती है? 2 से लेकर 8 दिन तक। फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, किसी भी कारण से हो, हमको उस कारण पे नहीं जाना है। सो देयर इज नो नीड ऑफ प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम, यानी कि जो प्रोलिफरेट जो तैयारी की गई थी उस तैयारी की अब कोई आवश्यकता नहीं है। एंड दिस एंडोमेट्रियम विल शेड ऑफ, दिस एंडोमेट्रियम विल शेड ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए विल, क्या कर जाएगी? टूट कर गिरना शुरू हो जाएगी। और किसके साथ आएगी? ब्लड, एंडोमेट्रियल टिश्यू, उसमें टिश्यू भी होंगे, और म्यूकस के साथ आएगी। किसके द्वारा? सर्विक्स एंड वेजाइना के थ्रू बाहर आएगी। इसी को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं इसको? मेंस्ट्रुएशन। मिटा दूं। अच्छा, ये प्रोसेस कब होती है? क्योंकि हर महीने एक एग सेल रिलीज होता है, तो ये प्रोसेस भी हर महीने होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये हर महीने साइकिल रिपीट करती है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिटा दूं। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? मेंस्ट्रुएशन। दिस प्रोसेस occurs each month, so it also called as menstrual cycle, menstrual cycle, CYCLE, menstrual cycle। ये जो प्रोसेस है ये हर महीने होती है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर अकेले आप अगर
हायर स्टैंडर्ड में जाइएगा तो लगभग लगभग 3 से लेकर 4 घंटा तक इस पे अकेले लेक्चर दिया जा सकता है। लगभग लगभग 3 से लेकर 4 घंटा तक इस पे लेक्चर दिया। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे हार्मोन जब पीक पर जाते हैं, कब कैसे क्या होता है, एलएच सर्ज क्या होता है, बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाती है। एक साथ ओवेरियन साइकिल, उसके बाद क्या बोलते हैं, यूट्रस में कौन कौन सी चीजें हो रही हैं उस समय, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कौन कौन सी हार्मोन्स रिलीज हो रही हैं, ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके पढ़ाई जाती है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है। अभी के लिए हम इतना ही जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये ईच मंथ होती है, और ईच मंथ होने के कारण इसको साइकिल बोलते हैं, और इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट menstruation in a female life called menarche। देख लीजिएगा स्पेलिंग, मेनार्क। जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन होता है किसी भी फीमेल के लाइफ में, जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क। उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क। और ये कब कब होता होगा, लगभग लगभग 12 से लेकर 13 साल की अवस्था तक। कभी कभी किसी में 11 साल में भी हो जाएगा, कभी कभी किसी में 15 साल में भी। लेकिन ये रहा क्या, ये एक एवरेज एज है जिसकी उम्र पर आते आते मेनार्क होता है पहली बार। वो क्या होता है, पहली बार। menstrual cycle get stopped at the age of about 45 years old। यानी कि अगर कोई फीमेल 45 साल की उम्र में जाती है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, रुक जाता है। हार्मोनल प्रभाव के कारण उनमें अब इतना एस्ट्रोजन नहीं बन रहा होता है। जितने भी एग सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाते हैं, जिसके कारण एस्ट्रोजन नहीं बनता है, और एस्ट्रोजन नहीं बनने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। यानी कि अब रुक गया है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक गया है। वो क्या हो गया है, रुक गया है। नोट डाउन कीजिए इसको। नोट डाउन कर चुके होंगे, मिटा दूं। अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ इस चैप्टर को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा था। लगभग इसमें 7 लेक्चर लग गए, और मैंने एकदम पूरे डिटेल में पढ़ाया है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो एनसीईआरटी को खुद से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत भारी है। लेकिन आपको मैंने एनसीईआरटी का क्या दे दिया, एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन ही दे दिया। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मिटा दो इसको। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हुआ रिप्रोडक्शन से संबंधित। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम हेल्थ के संबंधित कुछ बातें करेंगे। देखिए, लगभग 11, 12, 13, 14 साल तक हम सेक्सुअली क्या हो जाते हैं, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, या हो रहे होते हैं। शुरू हो जाते हैं या हो रहे होते हैं। मान लेते हैं कि फंक्शनली मान लेते हैं कि कोई बच्चा, कोई मेल 15 साल की उम्र तक वो इतना सेक्सुअली मैच्योर हो गया है कि चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो फादर बन सकता है। हम मान रहे हैं कि कोई बच्चा 15 साल की उम्र तक इतना मैच्योर हो चुका है
कि वो चाहे तो फादर बन सकता है, यानी कि उसमें फंक्शनल स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो गया। फंक्शनल स्पर्म का मतलब क्या हुआ, ऐसे स्पर्म जिनकी मोटिलिटी ठीक ठाक है, वो मोटाइल हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर मोटिलिटी के सहारे कहाँ जाएंगे, ओवम के पास जाएंगे और फर्टिलाइज करके उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद वो क्या होगा, बच्चा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये मेंटली और अपने शारीरिक रूप से बॉडी के रूप से क्या ये तैयार है? फंक्शनली तो ये फादर बन सकता है, लेकिन क्या ये मेंटली इतना प्रिपेयर्ड है, क्या इतना मैच्योर है कि एक बच्चे के मानसिकता को समझ सके? मान लीजिए अगर इसका बच्चा हो भी गया, मान लीजिए एक साल बाद अगर ये 16 साल तक गया और इसका एक बच्चा हो भी गया, ठीक है, अगर ये इसके पास चाइल्ड आ गया, तो क्या ये 16 साल का बच्चा खुद एक बच्चे को क्या कर सकता है, ब्रिंगिंग अप दे सकता है, यानी कि उसके पालन पोषण में ये क्या कर सकता है, अच्छे से इसको क्या कर सकता है, पालन पोषण में मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पालन पोषण में मदद करेगा। ये खुद 16 साल का है और इसका खुद एक बच्चा हो गया, इसका एक बच्चा हो गया, तो इस बच्चे की जिम्मेवारी ये पूर्ण रूप से निभा सकता है कि नहीं निभा सकता है? जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकता है, क्योंकि ये खुद भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है एक बच्चे को पालने के लिए। मेंटली प्रिपेयर, मान लीजिए अगर मेंटली प्रिपेयर भी हो गया तो ये फाइनेंशियली उसके बाद उसका बॉडी हेल्थ अगर खराब हो जाए तो फिर इस बच्चे का क्या होगा? यानी कि सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको उसी समय बच्चा जन्म दे ही देना चाहिए, उसी समय बच्चा जन्म दे ही देना चाहिए। ठीक है, तो सेक्सुअल मैच्योरेशन का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आपको उसी समय बच्चा जन्म देना ही होगा। तो इसी के बारे में हम इसी के संबंधित रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ने वाले हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि हम इसमें कैसे पढ़ने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पे एक फीमेल का उदाहरण ले, फीमेल का, अगर ये 15 साल की है, अगर ये माँ बन रही है एक साल बाद 16 साल, ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का बहुत सारा ग्रोथ सेक्सुअल मैच्योरेशन में जाता है। हमारे बॉडी का बहुत सारा ग्रोथ हम जब सेक्सुअली मैच्योर हो रहे होते हैं तो उस समय उधर की ओर जा रहा होता है और उसी समय हमारा बॉडी भी डेवलप कर रहा होता है। तो बताइए, बॉडी डेवलप करेगा या बच्चा डेवलप करेगा? अगर इस मदर को बच्चा कंसीव हो रहा है, तो ये बच्चा डेवलप करने में सारा न्यूट्रिशन चला जाएगा और इनका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि इस समय मदर का डेथ भी या दोनों का डेथ भी पॉसिबल है। तो सेक्सुअली मैच्योरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चा जन्म ही देना है। देखिए, सेक्सुअल मैच्योरेशन does not necessarily mean that a person is capable from mind and body to reproduce a baby, आप समझ गए होंगे इसका मतलब। सेक्सुअल मैच्योरेशन का हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि आप माइंड से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इस लायक हैं कि आप एक बच्चे को जन्म दे सके। आप खुद बच्चे हैं, आपको दे दिया जाए बच्चा, आप संभाल ही नहीं पाएंगे, उसकी ब्रिंगिंग अप कैसे करनी है, आपकी स्टडीज कैसे करनी है। आप 16 साल के बच्चे को क्या, आप वो मानसिक रूप से असंतुलित है, वो किसी भी डिसीजन को अपने से नहीं ले सकता है, हो सकता है वो फाइनेंशियली अपने फादर पे या अपने मदर पे डिपेंड हो, फाइनेंशियल इनकी पैसे के रूप से, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसकी स्टडीज बाधित हो सकती हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, हालांकि अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए, अगर नेचर में छोड़ दिया जाए, इंसान को अगर नेचर में छोड़ दिया जाए, उसमें कोई बंधन नहीं डाला जाए, तो वो अपने आप रिप्रोड्यूस कर लेगा। 16, 15 साल, 14 साल के आसपास तक वो रिप्रोड्यूस कर लेगा। लेकिन उस समय इंसान के ऊपर पढ़ने लिखने का, घर की जिम्मेवारी, इन सभी का कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इंसान खुद भी एक ऐसे किस तरह बिहेव करेगा, एक जानवर की तरह बिहेव करेगा, खाएगा घूमेगा, बस बात खत्म हो गया। उसको किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। तो वो अगर नेचर में छोड़ दिया जाता तब एक प्रकार से वो बात सही होती। लेकिन अभी हम नेचर से बहुत दूर आ चुके हैं, नेचर में ही है लेकिन नेचर से बहुत दूर हैं,
अब देखिए, कॉपी किताब तो नेचर में आती नहीं है, कॉपी किताब हम खुद लिखते हैं। कॉपी किताब, उसमें जो ज्ञान लिखा हुआ है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, वो सारा आर्टिफिशियल बोल रहा हूँ, मैन मेड है। वो कैसा है? मैन मेड है। वो इंसान के द्वारा बनाया गया है। इंसान ने बहुत सारी चीजें बनाई है, इंसान ने अपने अपने लिए ही बहुत सारी बाधा उत्पन्न की है, अपने लिए ही बहुत सारी बाधा उत्पन्न की है, ठीक है। तो अभी ये जो पर्सन है इस लायक, इस कैपेबल नहीं है बॉडी से, माइंड से और बॉडी से, ताकि वो एक बेबी को रिप्रोड्यूस कर सके। ऑल्सो ऑल्सो वी नो वी नो नो intercourse intercourse is very intimate thing. Many disease can be transferred while having sex. This will cause health consequences. देखिए, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप बुक से देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी रहा है, तो इंटरकोर्स एक इतनी इंटीमेट थिंग है, इतनी अंदरूनी बात है कि इससे क्या हो सकता है। 9th क्लास में हम जान चुके हैं, 9th क्लास में आपने हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट हो जाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज, कौन से डिसीज? इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाते हैं, ठीक है। तो उन इन्फेक्शियस डिजीज का फैलने का खतरा इसमें बढ़ जाता है। कब? वाइल हैविंग सेक्स, यानी कि सेक्स के समय इन सभी डिसीज के होने का खतरा बढ़ जाता है, और ये हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेज को जनरेट करते हैं, जो क्या होगा? पर्सन को इल कर देगा। पर्सन में गेट इल, यानी कि पर्सन बीमार भी हो सकता है, और बीमारी तो ऐसी ऐसी है कि उसका कोई इलाज भी संभव नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इन सभी चीजों के ध्यान देना होता है, ठीक है। आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर चुके होंगे? मिटा दूं? चलिए मिटाता हूं। अब मैं कुछ बीमारियों के नाम लिख दे रहा हूं, बैक्टीरियल और वायरल कुछ बीमारियों के नाम लिख दे रहा हूं, जिसको आप याद कर लीजिएगा। सम इन्फेक्शियस एसटीडीज। एसटीडीज यहां पे एसटीडी का क्या मतलब है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी कि फैलना, ट्रांसमिटेड डिसीज। कुछ बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वायरल डिजीज भी हैं, वायरस से डिजीज हो सकते हैं, जैसे वॉर्ट और HIV एड्स। ये कुछ एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये डिजीज तभी होते हैं जब कोई पर्सन एक इल पर्सन से एक सेक्सुअली इन्फेक्शियस पर्सन के साथ हैविंग इंटरकोर्स, तभी ये डिजीज एक दूसरे में फैलते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, वॉर्ट्स, HIV का अभी तक कोई पूरा फुल प्रूफ इलाज नहीं खोजा जा चुका है। HIV किसके कारण होता है? ये होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण HIV, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें ऐसा होता है, HIV में क्या होता है? HIV में एक साथ
HIV का जो वायरस है, HIV का जो वायरस है वो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को डिस्ट्रॉय कर देता है, मार कर खराब कर देता है। अब क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, गिर चुकी है, टूट चुकी है, तो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी अगर जनरल इन्फेक्शन भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, हवा में तो बहुत सारे बैक्टीरिया वैसे भी घूम रहे हैं, तो अभी तो उन बैक्टीरिया का आपको कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए कि HIV किसी पर्सन को हुआ, HIV पॉजिटिव जो पर्सन है उसका क्या हो गया है, इम्यून सिस्टम टूट चुका है। हवा में कोई छोटा सा बैक्टीरिया भी अगर उसके अंदर जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम उसको क्या नहीं कर पाएगा, उससे लड़ नहीं पाएगा, और जितने भी उसके अंदर वायरसेस, जितने भी बैक्टीरिया जाएंगे वो अपना घर बनाते जाएंगे, जिसके कारण उसको बहुत सारे बीमारी के लक्षण एक साथ ही दिखने शुरू हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी कि एक साथ बहुत सारे बीमारियों का लक्षण दिखना सिंड्रोम कहलाता है। HIV वायरस का नाम है, और ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एक्वायर्ड यानी कि बाहर से एक्वायर किया गया है, ठीक है। तो ये डिसीज है। तो क्या इन डिसीज से बचने का कोई उपाय है? प्रिवेंशन फ्रॉम these disease while having sex। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? यूज कॉन्डोम्स। तो इसका यूज किया जा सकता है, ताकि हम इन सभी बीमारियों से क्या हो सके, अपने आप को प्रिवेंट कर सके, बचा सके। ये क्या होता है? ये एक रबर का बना हुआ, रबर मेड थिंग है, रबर मेड थिंग। ये ऐसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये रबर और लेटेक्स से बनता है, ये लेटेक्स से बनता है। इसमें एस्पर्मिसाइडल क्रीम लगाते हैं, एस्पर्मिसाइडल क्रीम। ये क्रीम क्या करती है? देखिए, जब इसके अंदर इजैक्यूलेशन किया जाता है तो इजैक्यूलेशन जो है वो स्पर्म इसी के अंदर, सीमेन इसी के अंदर रह जाता है, ठीक है। ये सीमेन जाना कहाँ चाहिए था? वेजाइना में, वेजाइना से होते हुए सर्विक्स में, सर्विक्स होते हुए यूट्रस, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये रबर का बना हुआ होता है और ये पेनिस के ऊपर लगा लिया जाता है, तो जितना भी सीमेन आएगा इसी के अंदर रह जाएगा, इसी के अंदर क्या हो जाएगा? रह जाएगा, जिसके कारण ये अंदर नहीं जा पाएगा, और फर्टिलाइजेशन भी, यानी कि ये एक तरीका से प्रेगनेंसी को भी रोक रहा है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक रहा है। यानी कि डायरेक्टली पेनिस का और वेजाइना का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण डायरेक्ट कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये एसटीडी से भी बचा रहा है और एक प्रकार से ये प्रेगनेंसी को भी रोक रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा, देयर आर मेल एंड फीमेल condoms आर अवेलेबल। ये जो मैंने बनाया है ये मेल कॉन्डम है, और फीमेल कॉन्डम भी मैं बना दे रहा हूं। वो कुछ ऐसी होती है, वो कुछ एक ओर से बंद होती है और एक ओर से खुली होती है, जिसको हम वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये फीमेल कॉन्डम है और ये मेल कॉन्डम है, तो आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन के कितने मेथड्स हैं, किन किन चीजों से कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए, एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें बैक्टीरिया से क्या होता है, गोनोरिया, सिफिलिस, वायरल, वार्ट्स एंड HIV एड्स। इनका प्रिवेंशन क्या है? इनका 100% प्रिवेंशन तो नहीं है। मान लीजिए क्या हो जाए, ये ब्रेक हो जाए, यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से डायरेक्ट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉन्डम। ये रबर और लेटेक्स का बना हुआ होता है, और क्या करता है ये, इसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम भी लगे रहते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम का मतलब ये होता है कि ऐसे क्रीम्स होते हैं अगर जिनमें स्पर्म जाए, जिसके साथ स्पर्म मिले तो स्पर्म को भी मार देता है, स्पर्म को क्या कर देता है, मार देता है, ताकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सके। मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर अवेलेबल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम्स अवेलेबल। हटा दूं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। मान लीजिए किसी पर्सन को, वो टोटली मैच्योर है, वो इस लायक है कि वो बच्चा जन्म दे सकता है, मेंटली, फिजिकली,
फाइनेंशियली सभी तरीके से बच्चा वो जन्म देने के लायक है। लेकिन मान लीजिए वो किसी भी कारणवश बच्चा जन्म नहीं देना चाहता है, कारण कोई भी हो, या ऐसा मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसके पहले से कुछ बच्चे हैं, अब वो बच्चा जन्म नहीं देना चाहता है, तो अब क्या करे वो? अब उसके पास दो उपाय है, या तो जीवन भर क्या नहीं करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करे। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो बहुत सारे चीजों को उसको देखना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो। फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर से बच्चे हो जाएंगे, बच्चे होंगे तो उनमें क्या होगा, तो वो हालांकि वो चाहता ही नहीं है, हालांकि वो चाहता नहीं है, तो नहीं चाहेगा, तो अब इसके बहुत सारे उपाय हैं जिनसे हम कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, जिससे बच्चे नहीं हो, बच्चे नहीं हो। वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो क्यों नहीं चाहता है, लेकिन वो चाहता है, हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, भाई हमको क्यों पढ़ना है? वो नहीं चाहता है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप भी इसका जाके यूज कर सके अपने जीवन में, आपको इसलिए पढ़ना है। वो नहीं चाहता है, हम क्यों पढ़े? वो चाहे ना चाहे हमको पढ़ना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ, ताकि हम अपने जीवन में इसका उपयोग कर सके। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए। मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, आईयूडीज, मैकेनिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है, आईयूडीज है। उसके बाद और क्या है? उसके बाद पिल्स है, पिल्स यानी कि गोलियां, पिल्स। देखिए मैकेनिकल मेथड क्या होता है? मैकेनिकल मेथड में हम मैकेनिकली प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग सेल। अच्छा, ये किसके द्वारा होता है? ये मेनली कॉन्डम के द्वारा ही होता है, एग सेल मैकेनिकली रोकते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? कॉन्डम। यानी कि आप समझ गए हैं कि कॉन्डम का यूज करने से मैकेनिकली कॉन्ट्रासेप्शन होता है। कॉन्ट्रासेप्शन होता है यानी कि स्पर्म और एग सेल एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। मैकेनिकल मेथड आप समझ गए हैं कि इसमें प्रिवेंट किया जाता है, मैकेनिकली प्रिवेंट किया जाता है स्पर्म एंड ओवम को मिलने से। सर्जिकल मेथड में क्या होता है? सर्जिकल मेथड में आप यहाँ पे समझ लीजिए, मैं लिख दूंगा बाद में, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। ये होता था अपना, ये होता था फैलोपियन ट्यूब, ये होता था फैलोपियन ट्यूब, उधर भी फैलोपियन ट्यूब होता था, और ये होता था अपना यूट्रस। मान लीजिए यहां से काट दिया जाए, यहां से काट कर यहां पे बांध दिया जाए, यहां पे जोर से बांध दिया जाए, और यहां पे भी जोर से बांध दिया जाए। यानी कि यहां से ओवम तो आएगा, ओवम तो यहां पे आएगा, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। तो भैया अगर ये रह जाएगा तो इसका क्या होगा? ये जो फीमेल ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में मैक्रोफेजेस पाई जाती है, मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस उसको खा लेंगी, यानी कि वहां की जो सेल्स हैं उसको क्या कर लेंगी? खा लेंगी, वहीं पे डिस्ट्रॉय हो, वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये मत कहिएगा कि ये जाएगा कहाँ, यहीं पे इकट्ठा होगा, इकट्ठा कुछ नहीं होगा, ये सेल अपने आप इसको डिस्ट्रॉय कर देगी और सेल उसको पचा उचा के खत्म कर देगी, पचा कर खत्म कर देगी। यानी कि ओवरी से एक सेल्स तो आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा है, हमने इसको सर्जिकली काट कर यहाँ पे बांध दिया तो ये आगे नहीं जाएगा। किसको काटा है, किसको बांधा है? किसको? फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया है सर्जिकली। तो पहला बाय कटिंग एंड टाइंग, बाय कटिंग एंड टाइंग फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ आएगा। सेकेंड पॉइंट ये होता था क्या? टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के ऊपर क्या होता था? ये होता था वास डिफरेंस। और मान लीजिए यहीं से काट के बांध दिया जाए तो स्पर्म यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आएगा, यहीं पे हम बांध दें, तो जिस प्रकार से ओवम वहां पे हो जा रहा था उसी प्रकार से यहाँ पे ये भी हो जाएगा। यानी कि अगर वास डिफरेंस को काट दिया जाए और बांध दिया जाए तो ये आगे स्पर्म जाएगा नहीं, स्पर्म जाएगा नहीं तो क्या होगा? स्पर्म नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं।
तो इस केस में भी क्या नहीं होगा, इस केस में भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, इस केस में भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। बाई कटिंग एंड टाइंग वास डिफरेंस, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल यानी कि इनको दोबारा, मान लीजिए एक बार काट के बांध दिए, अगर उसको दोबारा खोल के जोड़ना पड़े तो ये इरिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन 90% केस में ये रिवर्सिबल, 90-95% केस में ये दोबारा वापस सही नहीं किया जा सकते हैं। मान लीजिए आपको अभी हमको बच्चा जन्म देने का मन नहीं है, लेकिन 5 साल बाद बोले कि नहीं अभी हम एक बच्चा चाहिए, 5 साल बाद, तो कॉन्डम का यूज कीजिए। जब तक आप कॉन्डम का यूज कीजिएगा बच्चा नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए काट के बांध दिया, आप बोले 5 साल बाद बच्चा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने काट कर उसको बांध दिया है, अब होगा ही नहीं। आईयूडीज क्या होते हैं? ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं। ये कुछ डिवाइसेज होती हैं जैसे कॉपर टी। हमारे एनसीईआरटी में एक ही डिवाइस के बारे में दिया गया है, कॉपर टी। देखिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है जिसमें कॉपर की तार लपेटी हुई होती है, और इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ कॉपर की तार लपेटी हुई होती है। और इसको किसके अंदर डाल दिया जाता है? इसको डाल दिया जाता है यूट्रस के अंदर। इसको कहां डाल दिया जाता है? यूट्रस के अंदर। इसमें कॉपर रिलीज होता है। इसमें क्या रिलीज होता है? कॉपर। ये जो स्ट्रक्चर है ये अंदर यूट्रस में डाल दिया जाता है मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा। ये कहां डाल दिया जाता है? यूट्रस में डाल दिया जाता है। ये कॉपर टी रिलीज कॉपर +2 कॉपर आयन रिलीज करेगा। ये क्या करेगी? किल स्पर्म को मारेगी। और ये क्या करेगी? ये रिड्यूस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी कि ये स्पर्म के मोटिलिटी को, स्पर्म जो घूम रहा है, स्पर्म जो आगे की ट्रेवल करना चाह रहा है, उसकी मोटिलिटी को भी रिड्यूस करेगी और उसको मार भी देगी। इस प्रकार से ये फर्टिलाइजेशन को रोक देगी। उसके बाद यूज किया जाता है पिल्स ऑल्टर हार्मोनल बैलेंस so that body do not conceive a baby। यानी कि पिल्स में हम कुछ ऐसी दवाइयां खाते हैं, पिल्स में लेडी कुछ ऐसी दवाइयां खाती हैं जो उनके हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देता है, या उसके साथ कुछ ऑल्टरेशन करता है। देखिए एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। मान लीजिए आप एंटी प्रोजेस्टेरोन खा लें तो प्रेगनेंसी जो है वो होगी ही नहीं। एंटी प्रोजेस्टेरोन या प्रेगनेंसी से पहले आप प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा दें तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, तो भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। या अगर प्रेगनेंसी के बाद अगर प्रोजेस्टेरोन को एकदम नीचे गिरा दें, जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देती हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी इस लायक नहीं रह पाता है कि वो बेबी को कंसीव कर सके। इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट भी हमारे ऊपर होता है। साइड इफेक्ट जैसे कुछ महिलाओं में मूंछ दाढ़ी आ सकती हैं, उनको बॉडी में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसका भी साइड इफेक्ट होता है। इसका साइड इफेक्ट यही होता है कि ये इरिवर्सिबल है, ये बाद में रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसका ये साइड इफेक्ट है। इसका जनरली लगभग कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि इरिटेशन हो सकता है। मान लीजिए रबर से किसी फीमेल के वेजाइना में इरिटेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इससे भी इरिटेशन इससे भी हो सकता है। तो हमने कॉन्ट्रासेप्शन के सभी मेथड्स को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे कुछ एथिकल बातों को जान लेते हैं। देखिए हमारे देश में एक ऐसा कानून बनाया गया है कि हम किसी भी सेक्स को जानकर, यानी कि मान लीजिए किसी विमेन ने क्या किया, बच्चा को कंसीव किया। अब वो जाए और किसी डॉक्टर से बोले कि आप मुझे इसका सेक्स बताइए, ये लड़का है या लड़की है। ऐसा करते हैं लोग, लड़का है या लड़की है। अगर वो जान जाएगी कि यह लड़की है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको इन पिल्स के द्वारा मार दिया जाएगा, गर्भ में ही उसको मारकर खत्म कर दिया जाएगा। इससे हमारे क्या होगा, इससे हमारे
प्रकृति में सेक्स का रेशियो बिगड़ेगा। मान लीजिए 1000 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से सरकारी नौकरी के लिए भाग दौड़ हो रही है उसी प्रकार से शादी के लिए भी भाग दौड़ होना शुरू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये सेक्स रेशियो का डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। जितने लड़के हैं उतने ही लड़कियां होनी चाहिए प्रकृति में। प्रकृति में जितने लड़कियां हैं उतने लड़के होने चाहिए। तो क्या करते हैं लोग, ऐसा करते हैं कि फीमेल को मार देते हैं उनके गर्भ में। तो इससे क्या होता है, सेक्स रेशियो बिगड़ता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो आप अगर इस लायक हैं कि बच्चे को जन्म दे सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं तो जन्म दीजिए, वरना मत दीजिए। वरना मत दीजिए, जन्म देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं आप जिनको अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके उन्हीं को आगे अपब्रिंग कर सकते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे प्रकृति में बच्चे हैं, आपको अलग से इसमें इनपुट डालने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, हालांकि होती हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। उन कानून के आधार पर अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। बहुत देर में आएगी, अभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% आ गई है। बहुत देर से आएगी, धीरे धीरे जागरूकता आएगी। आप पढ़ेंगे, आप अपने बच्चों को समझाएंगे, आप अपने आसपास वालों को मत समझाएंगे, समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समझने वाले भी नहीं है। तो ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आप खुद समझिए। आप अगर कोई पूछ रहा है तो ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो आपको जबरदस्ती बातचीत करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप कोई पूछ रहा है कि क्या होता है, कैसे होता है, अगर आपने सीखा है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें मिला के अपना कुछ मिला के बोल दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को इतना देर तक देखा। और आज ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम हेरिडिटी में मिलेंगे, सॉरी किसमें, जेनेटिक्स में मिलेंगे। जेनेटिक्स को भी इसी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि इतना कम दिया है, इतना कम जेनेटिक्स में दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना कम दिया है, क्योंकि लगभग 2 या 3 पेज में ही एनसीईआरटी ने जेनेटिक्स को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय।